बाजार बोलता है, इसमें एफ का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली बेसिस पर हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि क्या कुछ बड़े प्लेयर्स अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसके आधार पर जनरली लोग ट्रेड भी करते हैं। अगर एफ बाय कर रहे हैं और डी भी बाय कर रहे हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स है। एफ बेच रहे हैं, कल के सत्र में करीब 5598 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि डी की 5565 करोड़ की बाइंग, यानी कि डी डर नहीं रहे हैं। इंडियन मार्केट अभी तक डी के फेवर का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालते हैं। क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई है, उसमें उन्होंने कुछ रेट हाइक किया, तो जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। क्योंकि उनको अपनी येन को करेंसी को थोड़ा सा उनको अपना सेफगार्ड करना है, तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। डाउ में आज फेड की पॉलिसी होगी, उसका एक इम्पैक्ट ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ट्यूसडे के सेशन में करीब ½ ऊपर चला। शंघाई हमने देखा था कि थर्सडे को उन्होंने रेट कट किया, उससे पहले भी उन्होंने लास्ट वीक एक रेट कट किए, तो लगातार 2 रेट कट करने के बाद शंघाई में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। हैंगसेंग में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, यानी चाइनीज़ और मेनलैंड चाइना दोनों ही मिलाकर कुल कह सकते हैं कि एक अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ कोस्पी में भी अच्छी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। गेनर्स लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं, कौन से टॉप गेनर्स हैं आज जो शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Not on the index level, on the mid cap side also, like Suven Pharma, it's up around 11%, Torrent Power 10% ऊपर है, इंडिया करीब 6% ऊपर है, नेटवर्क 18 और गेल पर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। और नेटवर्क 18 यहाँ पर मर्जर को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा एक डिज्नी के साथ जो इनका डील है वो जल्दी पूरी होने की बात है, जिसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, इंडिया मार्ट यहाँ पर 5% की गिरावट है, फाइन ऑर्गेनिक यहाँ पर भी 5% की गिरावट, ग्रीन पैनल, लॉयड इंजीनियरिंग और टीटागढ़ में रिजल्ट्स का एक कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ खबरें हैं और किस तरह का आउटकम है। सनी सर, सबसे पहले मैं सेबी के ही डॉक्यूमेंट को पढ़ देता हूं जो कल उन्होंने प्रपोज किए हैं दर्शकों के लिए। इंडेक्स डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ उन्होंने कहा कि 15 लाख से 30 लाख तक ले जाने की उनकी तैयारी है। और अगर हम देखें तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सचेंज पर केवल एक ही रहेगा, यानी अगर एक एक्सचेंज एनएससी बोलता है कि बैंक निफ्टी में ही हम ट्रेड कराएंगे तो ठीक है, अगर वो निफ्टी में कराएंगे तो ठीक है, तो एक ही इंडेक्स पर बात होगी, एक ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट वो कर पाएंगे। एक्सपायरी डे पर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको भी समझेंगे। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन्स, जो मार्जिन जो होते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, इसको बोलते हैं ELM मार्जिन, ये 3% एक्सपायरी से पहले दिन पर रहेगा और एक्सपायरी वाले डे पर 5% रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट की जो स्ट्राइक प्राइस होती हैं, जो ऑप्शन की ट्रेड स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, वो उस भाव के आसपास करीब 4% की रेंज में रहेंगी। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाली प्राइस रेंज आपको नहीं मिलेगी। ऑप्शन प्रीमियम पर अपफ्रंट राशि देनी होगी, अपफ्रंट आई थिंक अभी भी देते हैं, लेकिन ये उनका एक प्रपोजल है। पोजीशन लिमिट पर इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ब्रोकिंग हाउसेस के लिहाज से कि इंट्राडे मॉनिटरिंग। F&O की बहुत से ब्रोकर्स जो होते हैं वो कुछ क्लाइंट्स को इंट्राडे के लिए एटलीस्ट पोजीशन पर थोड़ी सी लिमिट दे देते हैं अपनी तरफ से। अब वो मॉनिटरिंग होगी तो जो ब्रोकर्स होंगे वो थोड़ा सा फंसते हुए दिखेंगे, तो वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सनी सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट शायद पार्टिसिपेंट्स खुश भी हैं और हम देख रहे हैं कि जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस कंपनीज के काउंटर हैं वो निचले स्तरों से काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुए हैं, बीट एंजल ब्रोकिंग, बीट MOSL, आईसैक, सभी में एक अच्छी स्ट्रेंथ इंट्राडे बेसिस पर आज बनती हुई दिखाई दे रही है। सर, स्टॉक फ्यूचर को लेकर या स्टॉक्स को लेकर कोई बात नहीं हुई, केवल इंडेक्स पर बात हो रही है, तो क्या यही एक पॉजिटिव है या इसमें कुछ और भी ऐसा पॉजिटिव छिपा हुआ था जो हम नहीं पढ़ पाए? नहीं, डेफिनेटली विवेक जी, आई थिंक ये जो डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, स्पेशली जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, उन्हें डिस्करेज किया जाएगा, ये बात मार्केट में नई नहीं है। आई थिंक 2-3 महीनों से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था और उसी के चलते मार्केट ने जो निगेटिविटी थी ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में हमने देखी थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी ब्रोकिंग कंपनीज की। हमने देखा एंजल ब्रोकिंग 3200-3500 वाला 2100-2200 हो गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2800 वाला 2100-2200 एक बार जाके आ चुका है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक जब कहते हैं ना कि जब एक्चुअल गाइडलाइन आ जाती है तो मार्केट एक
सोच समझकर जब डिसीजन लेता है कि हाँ ये जो स्टेप है इसका कितना इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे आएगा। और एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं जैसे जेरोधा हो गया, एंजल हो गया, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ये थी कि एफएनओ से जो इनकम आती है उससे कहीं ना कहीं कैश के जो वॉल्यूम है उसे क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता था, और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत से प्लेटफॉर्म में कैश वॉल्यूम पर ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता था। तो वो जो लीवर है आज के डेट में स्टिल अवेलेबल है ब्रोकिंग कंपनीज के पास, जहां हम देख सकते हैं कि टू मेकअप एनी रेवेन्यू लॉस बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन डेरिवेटिव वॉल्यूम, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे कई स्ट्रेटेजी लीवर्स के थ्रू वो वॉल्यूम रेवेन्यू को कवर अप कर सकते हैं। तो उसके चलते मुझे लगता है कि स्ट्रीट को अब जो इवेंट है वो अब क्लैरिटी आ चुकी है कि अब क्या होगा अगले 6 महीने में, कैसे ग्रेजुअली इंप्लीमेंट होगा और एक क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बोलते हैं ना एक सेंसिटिविटी एनालिसिस जिसे हम कहते हैं एनालिस्ट के टर्म में, कि कौन से प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे कंपनी का क्या प्रॉफिट कम ज्यादा होगा। तो आई थिंक एक सेंसिबल सेंस अब प्रिवेल कर रहा है मार्केट में। और जब स्ट्रीट ने देखा कि कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं आएगा, मे बी एक टेम्पररी डीप हो सकता है रेवेन्यू में, और काफी सारे लीवर्स हैं कंपनीज के हाथ में टू मेक अप दैट रेवेन्यू, अब मुझे लगता है कि फिर बाइंग हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड ब्रोकिंग एक्सचेंजेस में। बिल्कुल। तो सर ये जो बाइंग है ये केवल इसी वजह से है कि ख़राब खबर उतनी नहीं थी जितना कि स्ट्रीट फियर कर रहा था, और अब चूंकि इन कंपनीज़ ने अर्निंग्स तो अच्छी ही दी थी, अगर आप वाई वाई बेसिस पर देखेंगे तो स्ट्रीट ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था। जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज़ की अर्निंग आई थी उसके बाद स्ट्रीट ने बहुत ज़्यादा इन पर रिएक्ट नहीं किया था, भले ही 80% किसी का प्रॉफिट बढ़ाओ, 100% बढ़ाओ, उस तरह का रिएक्शन था ही नहीं। अब लग रहा है कि स्ट्रीट सोचने लगा कि इनकी अर्निंग्स तो ठीक ही आ रही थी तो अब चलो इनको खरीद लेते हैं। ये सस्टेन्ड बाइंग है। ये डेफिनेटली आई थिंक जून क्वार्टर के नतीजे काफी रोबस्ट रहे हैं अक्रॉस द ब्रोकिंग कंपनीज, भले ही वो छोटी ब्रोकिंग कंपनी हो या बड़ी ब्रोकिंग कंपनी हो। और एट द सेम टाइम जिस तरह से इंडिकेशन भी आ रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि अगर वॉल्यूम का अगर कम होता है सब्सटेंशियली एफएनओ में, तो उसे ऑफसेट करने के लिए काफी सारे लीवर्स हैं कंपनी के हाथ में। तो मुझे लगता है कि अब एक सेंसिबल सेंस आ रहा है मार्केट में। और एट द सेम टाइम जब ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट ही इतने पॉजिटिव है, लाइफ हाई के ऊपर के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी एक होप देता है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर या दिसंबर के जो क्वार्टर हैं वहां भी नतीजे अच्छे ही रहेंगे सभी ब्रोकिंग कंपनीज के। और जिस तरह से डीमैट अकाउंट एडिशन हो रहा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ब्रोकिंग कंपनी के लिए, उसमें भी कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सभी ऑपरेटिंग मैट्रिक, फाइनेंशियल मैट्रिक पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी के चलते मुझे लगता है कि ब्रोकिंग कंपनीज में अच्छे नतीजों के बाद अब जाके कहीं बाइंग आना स्टार्ट हुई। बिल्कुल। कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं। मधु देदिया जी का सवाल है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ पर। ये आपका व्यू जानना चाहती हैं सर। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो काउंटर आज ऑलरेडी 4% करीब ऊपर है और कल इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर इस पर आपका व्यू है कुछ? एक्चुअली केमिकल कंपनीज अगर आप देखेंगे तो एक काफी बड़ी अंडर परफॉर्मर रही थी पिछले 12 से 18 महीनों में। और अब जब मार्केट कहीं ना कहीं लाइफ हाई पे वैल्यू बाइंग के मौके ढूंढ रहा है, तो मुझे लगता है कि केमिकल एक ऐसा स्पेस है जो कि अंडर ओन सेक्टर है। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल दिक्कतें हैं शायद मे बी ये क्वार्टर में नहीं, पोस्ट सितंबर हमें इनकी जो ग्लोबल दिक्कतें थी इन्वेंट्री डंपिंग की चाइना की ओर से, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट बाइंग चल रही है अक्रॉस द केमिकल कंपनीज, वेदर इट इज क्लीन साइंस, वेदर इट इज एसआरएफ, वेदर इट इज आरती। मुझे लगता है कि उसी के चलते, बट अगेन यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि ये स्टॉक बहुत फास्ट यहाँ से रैली देंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि फंडामेंटली में भी एक क्वार्टर, शायद सितंबर का जो क्वार्टर है वहां भी एक हल्के फुल्के वीक नतीजे आएंगे, और उसके बाद वहां से हम एक अच्छी खासी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हम देखेंगे। बट ठीक है, स्टॉक मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग होता है, 2-3 महीने पहले ही डिस्काउंट करना स्टार्ट करता है। इसी के चलते मुझे लगता है कि आज क्लीन साइंस और बाकी केमिकल कंपनीज में भी अब मूव देखा जा रहा है। जी। एक और दर्शक हैं, काफ़ी बार सवाल पूछ चुके हैं सर येस बैंक पर। उनके पास 3000 शेयर हैं 26 रुपये 70 पैसे पर। सर आई नो कि एज ए डिस्क्लोज़र एसबीआई का स्टेक है येस बैंक में, तो आप उस साइड पर तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एज येस बैंक अगर मैं इस तरह से पूछूं कि इस काउंटर को आप ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल्स जैसे इसके रिजल्ट्स रहे हैं
उस तरह से किस तरह आप अपना व्यू रखते हैं? या डेफिनेटली एसबीआई की एसोसिएट कंपनी ही है और उसी के चलते कंप्लायंस के रिस्ट्रिक्शन के हम इस पे व्यू नहीं दे सकते हैं। बट अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो ट्रबल यस बैंक में आया था 3-4 साल पहले, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते नजर आ रहा है। फंड इन्फ्यूजन हो चुका था, दो दो तीन बार हुआ है। और जो बुक्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं अब जो क्लीनिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। आई थिंक द बैंक इज रेडी टू टेक अ नेक्स्ट मूव, जिसे बोलते हैं ना कि नए अवतार में आके अब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर जाने के लिए रेडी है। बस वही है कि मे बी इफ समबडी कम्स इन एंड स्टार्ट पंपिंग न्यू मनी इन द बैंक और एक नई ग्रोथ स्ट्रेटेजी दिखा दे, उसके बाद शायद हम इसमें एक नए एस्टिमेट्स और नए टारगेट आते हुए देखेंगे एक्सिट के ओर। जी। ग्लोबल खबरें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आज फेड की अनाउंसमेंट होगी जुलाई पॉलिसी, और उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में देखने के लिए मिलेगा कि क्या कुछ वो इंडिकेट करते हैं। क्या आज रेट कट करेंगे? वैसे तो एक्सपेक्टेशन आज के रेट कट की थोड़ी सी कम हो गई है। सितंबर में रेट कट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस साल में जो रेट कट है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट्स हो सकते हैं। अगर हम देखें तो रेट कट होने पर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो एक तो डॉलर इंडेक्स पर आता है, और उसका एक इम्पैक्ट प्रीशियस मेटल की प्राइजेस पर भी आता है। कल सोना चांदी इन दोनों की ही कीमतों में तेज उछाल देखने के लिए मिला। नेचुरल गैस की कीमतों में भी इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। सर कैसे देखें, कैसे ट्रेड करें जो सोना चांदी से जुड़ी कंपनी है लाइक डेक्कन गोल्ड माइन, हिंदुस्तान जिंक, और जो नेचुरल गैस से जुड़ी कंपनी लाइक जो सीएनजी, पीएनजी, इस तरह की कंपनियां जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है या गैस को इंपोर्ट करती हैं लाइक पेट्रोनेट, एलएनजी? आई थिंक अगर मैं गैस सेक्टर की बात करूं तो अगेन इसमें जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज है, महानगर गैस, ऐसी कंपनीज हमें अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं जो सीएनजी का पेनिट्रेशन है वो काफी लो है। पाइप गैस, नेचुरल गैस जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि नए नए जियोग्राफिकल एरिया में गवर्नमेंट ने एलोकेशन किए हैं और ये कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। तो मुझे लगता है कि विद इन गैस पैक कंपनीज लाइक महानगर गैस विच केटर्स टू सीएनजी एंड पीएनजी पाइप नेचुरल गैस, वहाँ स्ट्रक्चरली व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा अगर किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म हॉराइजन है। और रही गोल्ड माइनिंग और सिल्वर माइनिंग की कंपनीज, आई थिंक बहुत छोटी कंपनीज है अभी। आई थिंक जैसे आपने डेक्कन गोल्ड माइन का जिक्र किया, आई थिंक उनके प्लान तो काफी बड़े हैं कि आगे जाके गोल्ड माइन को कमर्शियलाइज करेंगे। बट अगेन लेट्स सी कि कैसे वो पैन आउट होता है। तो एज ऑफ नाउ अगर किसी को थोड़ा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बेट के साथ नया कैपिटल डिप्लॉय करना है तो आई थिंक महानगर गैस, गेल गेल के भी नतीजे काफी अच्छे आए थे। और ऑफलेट हमने देखा है कि इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है पीएनजीआरबी, उन्होंने भी एक अपना ट्रांसमिशन के जो रेट है उसमें हाइक किए थे। तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसमिशन की जो कंपनीज हैं, गेल, इन्हें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। तो गेल और एनजीएल कैन बी एडेड इन द पोर्टफोलियो। बिल्कुल सर, इस खबर पर मैं आपसे और विस्तार से बात करूंगा। जो आपने ट्रांसमिशन वाली बात कही है और जो प्राइस हाइक किया 17% का, उस पर बिल्कुल विस्तार से बात करना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, रेनू जी जुड़ी हैं। रेनू जी गुड मॉर्निंग, पूछिए मैडम अपना सवाल। हाँ जी सर, मैंने एचएलवी लिमिटेड के 3600 शेयर ले रखे हैं 35 के अराउंड। 35 34.37 है वैसे तो। जी, सर तो मैम आप मैं कितना तो होल्ड कर सकती हैं इसको? होल्ड करने का तो कोई इशू नहीं है, होल्ड भी कर सकते हैं। मेरे को तो अभी लॉस अच्छा खासा हो रहा है सर 45 के अराउंड। बिल्कुल मैम, मैं देख रहा हूँ मैम 22 रुपये का चल रहा है, आपने 35 रुपये के लिए हुए हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ले लिया आपने। और ये भी एक्यूमुलेट कर करके किया था। ओके, चलिए पूछ लेते हैं। सर ये एचएलवी लिमिटेड, ये होटल एंड रिजॉर्ट से जुड़ी कंपनी, इन्होंने 36 रुपये पे ली। मैं इसके फाइनेंशियल्स देख रहा था, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज पता नहीं शायद कंफर्ट आपका कितना होगा, क्योंकि FY24 की जो ईपीएस है कुल 40 पैसे है। प्रॉफिट 24 करोड़ जरूर कमाया कंपनी ने 200 करोड़ के रेवेन्यू पर ऑलमोस्ट। कैसे देखें सर इस काउंटर को? आई थिंक जो मैं देख पा रहा हूँ बेसिकली ये जो कंपनी है बॉम्बे की, जो होटल लीला एक जो सोल प्रॉपर्टी है वो ऑपरेट करती हैं। तो सिंगल प्रॉपर्टी ओनर है। और नंबर जो है आपने सही कहा कि काफी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट करती है। क्वार्टरली 10 एक करोड़ का प्रॉफिट बनाती है कंपनी।
और मार्केट कैप तकरीबन 1500 करोड़ का है, तो काफी ऊंचे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। आई मीन इसके मुकाबले काफी अदर बेहतर होटल कंपनीज अवेलेबल है, जैसे इंडियन होटल हो गया, पार्क हो गया, सामी हो गया, जो काफी बड़ा पोर्टफोलियो भी ऑपरेट करते हैं, वेल डाइवर्सिफाइड है जियोग्राफिकली, ब्रांड वाइज। तो आई थिंक मेरी इसमें राय यही रहेगी कि जब भी इसमें अपमूव आता है, एग्जिट करके दूसरे बेहतर स्टॉक में शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल। तो मैम आप जब भी ये भाव भाव भी आ जाता है तो आप इससे निकल जाएं, क्योंकि अब चूंकि आपका जो लॉस है वो मोर देन 50% है। 36 रुपये की आपकी खरीद है, 21 रुपये चल रहा है, तो आपको करीब करीब 15 रुपये का लॉस हो रहा है। तो एक अच्छा खासा लॉस है आपको। तो आप जैसे जैसे भाव पर आता जाए निकलती जाएँ। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ख़राब ही कंपनी पकड़ लिए। दूसरा एक काउंटर सर, जहां पर कि दर्शक का सवाल आ रहा है, मोहम्मद अरशाद जी का है, एनएचपीसी पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। एनएचपीसी पर हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है और बने रहने की राय रहेगी। और स्पेशली अगर आप देखोगे जितनी भी हाइड्रो कंपनीज होती है, उनका जो Q2 होता है काफी सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के लिए, आज से सिंस आई एम अज्यूमिंग की शॉर्ट टर्म हॉराइजन होगा इन्वेस्टर का, तो जी बने रहने की राय रहेगी। काफी जिस तरह से मानसून पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है कि जो पावर जनरेशन है, ये क्वार्टर में एक अच्छा नंबर दिखाएगी एनएचपीसी। और जिस तरह से पावर सेक्टर को भी पुश दिया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें बने रहने में। जी। कुछ एक घरेलू खबरें भी ले लेते हैं। एक है वेदांता को 1289 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है सर। अभी तो क्यूआईपी लेकर आए थे, सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड की उम्मीद ये थी कि बढ़ा देंगे, लेकिन 4 रुपये ही केवल डिविडेंड दिया इन्होंने। और अब ये टैक्स नोटिस आ गया, हालांकि काउंटर पर कोई खास रिएक्शन नहीं है। कैसे देखना चाहिए इस नोटिस को? आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। आई थिंक कंपनी ने ये भी कहा है कि वो जाके इसके अगेंस्ट अपील भी करेंगे टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो लेट्स सी। मुझे लगता है कि यूजुअली जो केसेस होते हैं ये चलते हैं 3 से 6 महीने, 9 महीने, तब तक मे बी कंपनी को एग्जैक्ट आउटफ्लो नहीं होगा, मे बी शायद कुछ अमाउंट प्रोविजन करना होगा। बट इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट है जो इसको ओवरशैडो करती है, वो है जो अनसिक्योर्ड, बेसिकली जो बैंकर्स है उनके ओर से जो डीमर्जर है, उसका एक अप्रूवल आज आते हुए दिखा वेदांता में। तो मुझे लगता है कि ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि अब ये कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में डीमर्ज की जाएगी और इंडिविजुअल प्ले हर इन्वेस्टर को आगे जा करके मिलेगा। तो दैट इज द रीजन हम स्टॉक में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आते हुए नहीं देखेंगे। एक हमारे साथ दर्शक और जुड़े हैं, आर के तिवारी जी हैं। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। मेरे पास ये क्या नाम है, गोपाल नमकीन के जो है 80 शेयर्स हैं 368.19 के रेट में। जी सर, कितना टाइम दे सकते हैं इस काउंटर को? टाइम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं अगर उसमें कुछ आगे फ्यूचर सही है। और दूसरे 20 शेयर एस्ट्राडम के हैं। सर मैं ये वाला सवाल ले लेता हूँ जो आपका गोपाल स्नैक्स का है। जी सनी सर, गोपाल स्नैक्स इन्होंने लिए हुए हैं 368 के, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 355 पर काउंटर चल रहा है। क्या ये लॉन्ग टर्म वाली बेट बन सकता है? यस डेफिनेटली, आई थिंक बने रहना चाहिए। काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग ब्रांड है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये बेल्ट में, वेस्टर्न इंडिया में। और काफी लोग पसंद करते हैं गोपाल स्नैक्स के जो प्रोडक्ट हैं। और प्रॉफिटेबल कंपनी है, सालाना 100 करोड़ रुपए बनाती है। एट द सेम टाइम एक्सपेंशन भी चल रहा है कंपनी का, नए नए टेरिटरी में पूरे कर रही है। आई थिंक बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है गोपाल स्नैक्स में। जी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर अदानी ग्रुप के लिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 1027 रुपये तय किया गया है। आज काउंटर में स्ट्रेंथ भी थी और इनफैक्ट पिछले 2 दिन से काउंटर में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नहीं है कि फ्लोर प्राइस क्या है, इंटरेस्टिंग उससे ज़्यादा ये है कि इसमें जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं। GQG, जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक ऐसा लगता है कि जैसे मल्टी बैगर वाली फीलिंग आ जाती है। दूसरा कतर फंड, नोमूरा, वाइट ओक जैसे बड़े इन्वेस्टर हैं जहां पर कि ये क्यूआईपी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सनी सर, कैसे देखना चाहिए? फ्लोर प्राइस को देखें या ये जो इन्वेस्टर आ रहे हैं इनके नाम ही बहुत हैं?
आई थिंक डेफिनेटली जो पेडिग्री ऑफ इन्वेस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देते हैं इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में कि जो बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने मिलेगी। बट हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जितने भी इन्वेस्टर है दे आर ऑल लॉन्ग ओनली काइंड ऑफ इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 3 से 5 साल होता है। तो अगर किसी की ये एक्सपेक्टेशन है कि सिंस ये इन्वेस्टर ने लिया है तो मैं भी आज लेकर के कल प्रॉफिट बना लूं, तो आई थिंक दैट एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग, क्योंकि फंड इन्फ्यूजन होगा ट्रांसमिशन बिजनेस में है। ये जो कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ग्रेजुअली ऑब्वियसली जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है और इसमें ट्रांसमिशन की काफी अहम भूमिका होती है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, अगर क्योंकि इन्वेस्टर जब भी पैसा लगाता है, बड़ा इन्वेस्टर, तो अपना एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ही पैसा लगाता है। और आई थिंक लंबा होराइजन रहेगा इन्वेस्टर का और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव नतीजे देने की उम्मीद रखता हूँ मैं कंपनी से। जी, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो सर आप पहले भी बात कर रहे थे कि पुरानी जो गैस पाइपलाइन है उनके ट्रांसमिशन पर 17% ज़्यादा टैरिफ कल से लागू हो जाएगा और इसमें एनुअली कुछ 3.5% के आसपास तक का ये प्राइस बढ़ा सकते हैं। सर इस खबर का थोड़ा सा डीप में जाके बताइए, समझाइए कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करने वाली है हमें, और ये कौन सी पाइप कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव है या ये ट्रांसमिशन कंपनीज़ के लिए ही पॉजिटिव है, इसको किस तरह से पढ़ें सर? आई थिंक ये एंटायर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज लाइक गेल के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो प्राइसिंग होती है रेगुलेटेड होती है। जो इनके रेगुलेटर है पीएनजीआरबी, वो ये अपना प्राइसिंग डिसाइड करते हैं ट्रांसमिशन को लेकर के। और ये काफी समय के बाद ये हाइक कहीं ना कहीं अप्रूव हुआ है। और इसी के चलते हमने कल देखा था कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल, आईओसी, इनमें भी एक काफी बड़ा बिजनेस है ट्रांसमिशन का, वहां भी एक रैली, नतीजों के अलावा ये भी एक बड़ा फैक्टर था। तो मुझे लगता है कि एंटायर ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वेदर इट इज गेल, प्योर प्ले ट्रांसमिशन कंपनी, और फॉर दैट मैटर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके भी ट्रांसमिशन लाइन काफी बड़ी है। तो सभी को इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हुए दिखेगा। तो सर ये जो पुरानी पाइपलाइन कंपनीज हैं इसमें ट्रांसमिशन को के चार्जेस बढ़ाए गए हैं, अगर कोई नई पाइपलाइन आती है तो उसको ये चार्जेस नहीं देने होंगे, ये एक्स्ट्रा वाले जो 17% प्राइस हाइक है, और नई पाइपलाइन को कितना इनकरेज मिलेगा और कितना इनकरेजमेंट मिलेगा? और सर उससे नई पाइप कंपनी, जो पाइप कंपनियां बनाती हैं, पाइप बनाने वाली कंपनीज, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो ट्रांसमिशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो अगर पुराने वालों को रेट हाइक दिया गया है तो डेफिनेटली जो नई पाइपलाइन लगेगी उनमें भी वही रेट लागू होगा। और उसी के चलते मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएगी। और एट द सेम टाइम आपने बहुत सही कहा कि जो पाइप सप्लाइंग कंपनीज है, वेदर इट इज कंपनीज लाइक जिंदल स्टॉ, जिनके नतीजे भी काफी अच्छे आए थे, जो प्रिडोमिनेटली वाटर और ऑयल एंड गैस में ऑपरेट करती हैं, उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। और आई थिंक ऑयल एंड गैस ऐसा सेक्टर है जहां पिछले 2 टर्म में हमने देखा था कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ है मोदी गवर्नमेंट की ओर से। और अब मुझे लगता है कि लो हैंगिंग फ्रूट है फॉर अ गवर्नमेंट टू डू लॉट ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग इन दिस सेक्टर, काफी बड़ा सेक्टर है। इनफैक्ट रिसेंटली कल ही हम एचपीसीएल की कॉन कॉल सुन रहे थे, उसमें कंपनी ने कहा कि उनकी जो राजस्थान की रिफाइनरी एक बार FY27 में ऑपरेशनल हो जाएगी तो कंपनी 40,000 करोड़ का EBITDA बना सकती है। दैट्स अ बिग नंबर। आज के रेट में मार्केट कैप एचपीसीएल का सिर्फ 80,000 करोड़ है। मुझे लगता है कि काफी सारे मल्टीबैगर्स यहाँ से निकल करके आ सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर। बिल्कुल, ये सर ने बताया कि ये सेक्टर है जहाँ पर कि मल्टीबैगर आपको मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम जो कि आप अब जो मोदी जी की जो 3rd टर्म है इसमें आप इस पर्टिकुलर सेक्टर पर बैट लगा सकते हैं। इस सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। सनी सर, आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, किन काउंटर पर देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़? या विवेक जी, तो बेसिकली अगर मैं रिसेंटली एक कंपनी के नतीजे आए थे, जैन टेक्नोलॉजी की, डिफेंस कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, छोटी कंपनी है, प्रीडोमिनेटली सिमुलेटर्स बनाती है। और रिसेंटली इन्होंने अपने 4 रोबोट भी लॉन्च किए हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में नेक्स्ट ईयर से आना स्टार्ट होगा। करंट मार्केट प्राइस 1700 का है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट में चल रही थी कंपनी, आज फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं।
और हमने इसके ऊपर एक नोट भी रिलीज किया। हमारा ये मानना है कि कंपनी का जो फेयर वैल्यू है 2040 रुपए का रहेगा, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। जी एक दूसरा पिक जो हमें अच्छा लगता है, अगेन रिजल्ट बेस्ड पिक है, जो है जस्ट डायल करके कंपनी है, वेरी सिमिलर टू इंडिया मार्ट बिजनेस मॉडल, जहाँ ये डेटा एग्रीगेशन करके एसएमई जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मीडियम और स्मॉल साइज बिजनेसेस, उन्हें कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें जो कंपनी है जस्ट डायल महीने का 2000 से 2500 रुपया लेती है इनसे, जिसके थ्रू इनका प्रीडोमिनेंटली अर्निंग होता है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे आए थे जून क्वार्टर में, और FY 25 के लिए आउटलुक भी अच्छा है। तो 1450 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और एक जी स्टॉक जो डिफेंसिव फ्लेवर देगा वो है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, BBTC, जो कि होल्डिंग कंपनी है ब्रिटानिया की। आज के डेट में ब्रिटानिया का जो मार्केट कैप है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का है, और अगर आप BBTC देखोगे तो 15,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। 80% के आसपास का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है। मुझे लगता है कि बहुत वाइड गैप है और ग्रेजुअली ये गैप कवर होगा, और इसी के चलते BBTC को चूज किया है 2600 के प्राइस टारगेट से। बिल्कुल। तो सनी सर ने 3 कॉल दी हैं, एक BBTC जहां पर कि 26 रुपये के टारगेट और 2300 रुपये का भी ये काउंटर चल रहा है, तो यहां से ऑलमोस्ट मोर देन 10% से ज़्यादा का इस काउंटर पर हाइक आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी कॉल जो सर ने बताया वो है जेन टेक्नोलॉजीज़, जहां पर कि 1700 के लेवल्स हैं, यहाँ भी आपको करीब करीब 20% तक का अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। तीसरी कॉल जो सर ने बताई है वो है जस्ट डायल, जहां पर कि 1270 रुपये का रेट चल रहा है। रिजल्ट्स भी अच्छा है, रिजल्ट्स आने के बाद इस काउंटर पर एक अच्छा मूव भी था, और यहाँ से भी एक फर्दर अपसाइड सर देख रहे हैं। 1450 रुपये तक ये काउंटर जा सकता है। तो तीनों ही काउंटर्स पे करीब 10 से 20% का अपसाइड सर देख रहे हैं, और ये जो कॉल्स हैं ये फंडामेंटल कॉल्स हैं। सर इनमें कोई आप अपना डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? यस विवेक जी, आई थिंक ये जितने भी कॉल हमने आज यहाँ डिस्कस किए, हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ, SBI सिक्योरिटी के क्लाइंट के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, और ओके, मेरी इसमें तीनों काउंटर में कहीं भी पर्सनल पोजीशन नहीं। बिल्कुल। सनी सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे सनी सर, जहां पर कि बताया मार्केट में क्या कुछ डेटा को किस तरह से रीड करना है, फेड की पॉलिसी से क्या उम्मीद है, और सेबी के सर्कुलर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और साथ ही जो PNGRB का जो गैस ट्रांसमिशन पर जो चार्जेस बढ़ाए हैं उसका किन पर्टिकुलर कंपनीज पर, किस पर्टिकुलर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बाजार बोलता है को तो यहाँ पर ही रोकते हैं।